मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। साथियों, आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जज्बे, जुनून और जिद से अपनी मंजिल तक पहुंच बनाई है। मैं स्वागत करना चाहूँगा यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित मंजुल मयंक जी का। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आपको संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ, और ये जो सफलता आपने हासिल की है इसके लिए पूरी हमारी संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि मेहनत का फल जो होता है वह मीठा होता है, और आप सफल हो चुकी हैं। तो आपने ये सफलता रूपी मीठे फल को अब चख लिया है, उसका स्वाद ले लिया है, तो अब ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लगता है सर, स्पेशली जब आप एक लंबी जर्नी में, और इतना जो टायरिंग जर्नी है, जब आप उसमें पढ़ाई कर रहे होते हैं, कई बार आपका ब्रेक डाउन होता है, और जब फाइनली जब आप एक रिजल्ट देखते हैं जो आपके फेवर में वर्क कर जाए और इतना ब्यूटीफुली वर्क कर जाए, तो बहुत अच्छा लगता है सर। मेरे लिए तो जो बहुत डोमिनेंट फीलिंग रही है अभी तक की, वो पीस की रही है। खुशी तो होती है बेशक, लेकिन जब आप इतने लंबे टाइम तक प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली यू फील एट पीस। तो अच्छा महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे बोझा कोई था उतर गया। हाँ, पूरा नहीं उतरा है सर, बट हाँ उतर गया है थोड़ा। हाँ, ये तो है ही कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी मंजिल है आगे सर। लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया था या आने वाला था, तो उस समय का माहौल कैसा था? आपको कैसा महसूस हो रहा था? आपने पहले किनसे बातें की? क्या मोमेंट था, उसको जरा शेयर कीजिए। सर एक्चुअली रिजल्ट के लिए तो जैसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि आज आने वाला है, कल आने वाला है, तो 2-3 दिन से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हाँ आज आ जाएगा या कल। तो फिर सब मेरी पढ़ाई बहुत खराब चल रही थी, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी होती है, आप तमाम चीज़ें सोचते हैं दिमाग में कि यार क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, रैंक कौन सी आएगी, क्या पोस्ट मिलेगा, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर फाइनली आई रियलाइज्ड कि इन सब में मेरी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है, एंड बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। तो फिर मतलब उस दिन, जिस दिन फाइनली रिजल्ट आया है 7 अप्रैल को, उस दिन शाम के आई थिंक 5:30 या 6 बज रहे होंगे, तो आई स्विच्ड ऑफ माई फोन, बंद करके, और फिर मतलब हम अपना रूम लॉक करके हम छत पे चले गए टहलने। उस वक्त दिल्ली में थे आप? यस सर, आई वाज इन दिल्ली। दिल्ली में मुखर्जी नगर में? यस सर, मुखर्जी नगर के पास एक एरिया नेहरू विहार। अच्छा, नेहरू वहाँ पे। तो आई थॉट क्या यार अब जो होगा देख लेंगे, बहुत हो गया। ये मेरा बहुत पेशेंस लूज हो रहा है अब इसमें। तो वही आई वेंट, मतलब बालकनी में चले गए और वहाँ पे हम टहल रहे थे कि ठीक है अब जो होगा देख लेंगे। आई वाज जस्ट ब्रेसिंग माई सेल्फ फॉर द डे। तो फिर वही उसके बाद फिर जो मेरे बिल्डिंग में एक भैया रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि आवाज़ से कि मंजुल आपके घर से कॉल आ रहा है लगातार मेरे फ़ोन पे, तो आप बात कर लो अपने मम्मी पापा से। सो व्हेन आई वेंट टू माय होम, मतलब अभी रूम पे जब वापस गए तो देखा कि यार 40 मिस कॉल्स पड़े हुए हैं। तो फिर फ़ोन उठाया तो पापा का ही कॉल आ रहा था। तो फिर पापा को फिर जब वो कॉल बैक किया तो पापा क्या हो गया? तो पापा ने बोला कि अरे आप एसडीएम बन गई हैं, रैंक 37 आई है। तो फिर वो मोमेंट प्राइसलेस है सर। वो आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं उस वक्त। मतलब मी एंड माई फादर बोथ वर क्राइंग। 5-10 मिनट तक हम दोनों ही रो रहे थे। उसके बाद पापा ने कहा कि नहीं चुप हो जाओ, और अभी तो बहुत आगे जाना है। तो सर वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरे लिए अभी तक। निश्चित तौर पर किसी पिता के लिए गर्व की अनुभूति तो होती ही है कि बेटी, कोई भी संतान आगे बढ़ता है, और खास करके लड़की जब आगे बढ़े ना, तो पिता सबसे अधिक खुश होते हैं। बहुत। और आपके संदर्भ में ये होता है कि बिटिया जो है अब अफसर बिटिया बन गई है, तो एक अलग तरह का इज्जत का भाव मिला था घर में पहली बार? इज्जत तो सर, क्योंकि पापा ने हमेशा वैसे ही ट्रीट किया है। हमारी फैमिली में भी, क्योंकि इंक्लिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ शुरू से था सर। तो ऐसा शुरुआत से ही था कि हाँ ठीक है, उनको पता था कि इसको इसी फील्ड में जाना है, तो सपोर्ट हमेशा से ही था। एंड वो हमेशा कहते थे, मेरे फादर हो चाहे मेरी मम्मी, कोई भी, इवन जो मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे चाचा, कोई भी, सब लोग कहते थे कि कर लेगी। हाँ, दे वर कॉन्फिडेंट। यस सर, दे वर शुरू से ही होनहार थे कुल मिला के आप। सर अच्छे थे पढ़ने में, बहुत ब्राइट नहीं कहेंगे, बट सिंसियर थे। ऐसा नहीं, स्कूल में भी और कॉलेज में भी आई वाज वेरी सिंसियर, डिसिप्लिन थे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर हम गोरखपुर से हैं। गोरखपुर की रहने वाली है, तो पूरी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, शुरुआती सब गोरखपुर में ही हुआ आपका?
जी सर, गोरखपुर से ही मेरी एजुकेशन स्कूलिंग जो है वो गोरखपुर से रही है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी गोरखपुर से ही किया है। जी सर, जी सर। आपने गोरखपुर का नाम लिया तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश को देखें हम, और खास करके महिलाओं के शिक्षा स्तर को देखें तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हम। राष्ट्रीय स्तर से तो काफी कम है। अगर महिला की साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 57% के आसपास है। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में इस बैकग्राउंड को देखें, वहां से उस जगह से एक लड़की का आना, उस माहौल से, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि हमारे समाज में लड़कियों को बहुत आगे बढ़ने का अभी तक भी मौका नहीं मिल पाया है। एक प्रतिशतात्मक समाज हमारा है। उस लेवल से आप यहाँ तक पहुँचती हैं, फिर आप कई अटेम्प्ट और वो सारा चीज संघर्ष लंबा, ये सब जब यहाँ तक पहुंची तो इस सफर को जरा हमसे शेयर कीजिए। सर मेरी जो प्रिपरेशन है वो 2018 में शुरू हुई थी। अच्छा। सर, और फाइनली हम कह सकते हैं कि 4-4.5 साल बाद एक रिजल्ट आया जो फाइनली मेरे फेवर में था। सर लेकिन ऑब्वियसली जर्नी कभी भी किसी भी बच्चे के लिए जो भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, अदरवाइज कोई और भी एग्जाम क्यों ना हो ना, जब आपको पता होता है कि आपको यही करना है और चीजें स्मूथली नहीं जा रही होती तो डिफिकल्ट तो होता है सर। अगर मेरे होम टाउन की बात करें सर, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते नहीं या फिर एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं लड़कियों के, ऐसा नहीं है। बट भाई ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट होता है ना, गर्ल चाइल्ड पे उतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक स्टीरियोटाइप है। मुझे ऐसा लगता है कि सर वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी बेटी अच्छा कर सकती है। हाँ, ये ट्रस्ट डेफिसिट हम देखे हैं। बहुत सारी फैमिलीज होते हैं, दे टेक इट एज अ मतलब ठीक है कि पढ़ा देंगे फिर शादी कर देंगे, ऐसा माइंडसेट होता है। लड़कियों की पढ़ाई कहीं ना कहीं अभी भी इसलिए बहुत फैमिली में होता है कि चलो शादी में अच्छे लड़के मिल जाएंगे। एक माइंडसेट है सर। हाँ, मेरे हिसाब से, क्योंकि एक इंसान पे विश्वास करना बहुत, आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे ना, चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। मेरे केस में मेरा जर्नी इसीलिए इतना स्मूथ रहा है। हम इसको बहुत स्मूथ मानते हैं, ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट क्योंकि माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम्हारा होगा। लास्ट ईयर व्हेन आई जब घर गए थे और घर से वापस आए थे तो शी सेड कि मेरी बेटी कलेक्टर बन के आएगी। उन्होंने ऐसे बोला था इंटरव्यू के जस्ट पहले। 16 मार्च को सर मेरा इंटरव्यू था और उनके उससे पहले हम घर गए हुए थे। तो क्योंकि आपको ड्रेसेस वगैरह जो भी चीजें करनी होती हैं, तो फिर जब हम स्टेशन को मम्मी ड्रॉप कर रहे थे, पापा उस समय नहीं थे, तो मम्मी ने बोला कि के मम्मी बस अच्छे करके और कुछ नहीं होगा, आप कलेक्टर बन के आओगे। अब तो ऐसे था। तो शाहरुख खान का रईस फिल्म का एक डायलॉग मुझे याद है, वो कहते हैं मम्मी जान झूठ नहीं बोलती। हाँ, तो आपके केस में यही हुआ है? सर दोनों लोगों, पापा मम्मी बहुत सपोर्ट किए हैं। उसके अलावा मेरे चाचा जी हैं डॉक्टर विशाल सिंह, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। और भी वही कह रहे हैं सर कि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। कई बार क्या होता है ना कि रिलेटिव्स ताने कसते हैं या फिर टॉन्ट करते हैं, ठीक है। मेरे केस में मेरे मतलब जैसे कि मेरे चाचा हो गए, चाहे मेरे बुआ फूफा, कोई फूफा जी, कोई भी, मतलब नाना नानी, आप जिसको भी नाम ले लो ना, सारे ही बहुत अच्छे रहे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरा तो मेंस का जो एग्जामिनेशन था वो इलाहाबाद से था। मेरी बुआ जी वहाँ पे रहती हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से टेक केयर की मेरी 7 दिन 10 दिन कि इसको कोई दिक्कत ना हो। तो वही सर, सपोर्ट बहुत मैटर करता है। वो कहते हैं कि जब आप सफल होते हैं ना तो सफलता केवल आपकी नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली दिखते हैं आप, लेकिन उस सफलता के पीछे बहुत लोगों का छोटा छोटा हाथ होता है। हाँ सर, बहुत। इसलिए तो जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सिविल इंजीनियर हैं। जी सर। तो सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ करके सिविल सर्वेंट बनने का ख्याल कब आया और कैसे आया? सर सिविल सर्वेंट शुरू से ही बनना था। अच्छा। ये ऐसा नहीं था कि ग्रेजुएशन में डिसाइड किया, वैसा नहीं था कभी भी मेरा। मतलब जब, क्योंकि मेरे फैमिली में भी लोग एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, तो मेरे इंक्लाइनेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर शुरू से रहा है। अच्छा। मैंने अपने दादाजी को देखा काम करते हुए, पापा को देखा है, चाची, मतलब बहुत लोगों को क्लोजली ऑब्जर्व किया था। लेकिन उस समय आपका आइडिया उतना कॉन्क्रीट नहीं होता है। बस आप आप देखते हो कि अच्छा ऐसे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट आप उतना जड़ तक नहीं जाते। मोटा मोटा आइडिया होता है कि यही करना है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए वो थोड़ी सी चीज ना सॉलिडिफाई होती चली गई कि हाँ यही करेंगे। वो अलग बात है कि सर मैथ्स मैंने लिया था 11th स्टैंडर्ड में, तो ठीक है, फिर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की, बट उसका कुछ सिविल सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत क्लियर था कि ग्रेजुएशन के बाद वही सिविल सर्विसेज ही करना है और उसी डायरेक्शन में फिर आगे। सिविल इंजीनियरिंग को आपने एज ए ग्रेजुएशन लिया कि हाँ ग्रेजुएट होना है? हाँ, ग्रेजुएशन कायदे से किया है। हाँ। और उसके बाद सब प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज। ये कितने नंबर का अटेम्प्ट था आपका? सब मेरा 4th अटेम्प्ट। जी सर। इससे
पहले कहाँ तक, किस लेवल तक पहुंचना हुआ? सर इससे पहले एक बार भी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, सर हाँ। तो कहीं न कहीं मामला वहाँ फंस रहा था, प्रीलिम्स हाँ, में ही फंस रहा था सर। हाँ। एक बार आप प्रीलिम्स का दरवाजा टूटा तो फिर आपने परचम लहरा ही दिया। देखिए, आप उन लोगों के लिए भी एक उदाहरण है, जो कई लोग होते हैं कि 3-4 बार अटेम्प्ट दिए हो, प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो रहा, फिर वो हार मान जाते हैं और कहीं ना कहीं वहां से निकल लेते हैं। तो मैडम, आप सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है कि जब तक, वो कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ सर, वो है। तो वो चीज आप में रही है, मैं जैसा देख। अच्छा, ये जो 3-4 साल, 4-4.5 साल का आपका सफर रहा, अभी तक का, कोविड भी बीच में आ गया जी था। सर, जी सर, है ना? हाँ। इसका कितना प्रभाव पड़ा आपके तैयारी पे? सब प्रभाव पड़ता है। आई थिंक वो कोई भी सीरियस एस्पायरेंट पढ़ रहा है जो, आप रिसोर्सेज की हम कमी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर अभी जैसे नेट का इंटरनेट इतना रेवोल्यूशन है तो वो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप अपने आसपास इतना कुछ ट्रॉमा देखते हैं, इतने लोगों की डेथ्स देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली में लोगों को सफर करते हुए देख रहे हैं, तो पढ़ाई तो इम्पैक्ट होती है। बट वही, दीज आर टेस्टिंग टाइम्स, आपको इसको बस किसी तरह फेस करके आगे बढ़ना है। और वही सर, मेरा हमेशा से रहा है कि ये मेरी जर्नी अकेले की नहीं है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एट द सेम टाइम ये भी हम कहना चाहेंगे कि आपको सपोर्ट ना भी होना तो भी आप कर लोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोगों के पास बैकिंग नहीं होती है, बट स्टिल वो आगे निकल के आते हैं। तो वहां पे क्या है, आपका विल पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जो आपको होल्ड करके रखे, जैसे मेरा एक बैचमेट है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उसने मेरी बहुत मदद की पढ़ाई के बीच में भी। तो ये सब मैटर कर जाती हैं चीजें आपको, और आपकी सक्सेस आपकी होगी, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग होते हैं जो दिखते नहीं, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी में आप में देख रहा हूँ कि जो लोग भी पर्दे के पीछे हैं, आप अपनी सफलता का श्रेय उन सभी को दे रहे हैं। सब वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक जैसे मैंने देखा था कि जैसे मेरा एग्जाम था मेंस का, तो मेरे पापा 7 दिन मेरे साथ इलाहाबाद में थे, एंड मुझे वो मोमेंट अभी भी याद है कि वो लंच, क्योंकि आपका पेपर 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग 9:30 से 12:30 और शाम को 2 से 5 होता है। तो आई यूज्ड टू टेक माय लंच, मेरे बुआ पैक करके देती थी सब खाना वाना, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ टीचर, सो उनको स्कूल जाना होता था। तो फिर पापा के साथ मेरा भी लंच वंच पैक करके देखी थी। माय फादर यूज्ड टू वेट फॉर मी, उनको भूख पहले लग जाती है थोड़ा सा, बट फिर उनको वेट होता था कि फर्स्ट हाफ में खत्म करके आएगी तब देंगे, तो वो बैठे रहते थे, एंड वो अपना लंच उन्होंने किया नहीं होता था तब तक। आते थे तो आई यूज्ड टू टेक दैट, एक ग्लास में ग्लूकोज का पानी लेके खड़े रहते थे और एक बनाना हाथ में रहता था। ये चीज कि पहले ये खा लो, फिर खाना खाना है, फिर जो भी रिविजन करेंगे। और सेकेंड हाफ के बाद भी वो मेरा बैग लेके बाहर इंस्टीट्यूट के खड़े रहते कि और गाड़ी को साइड में रोक के बिल्कुल कि अभी जल्दी से गाड़ी में बैठना, जल्दी से घर जाना है, क्योंकि इसको रेस्ट करके अगले दिन पेपर देना है। मतलब पूरी डेडिकेशन, पूरी प्रक्रिया को देखें तो कह सकते हैं कि ये परीक्षा जो है बाप बेटी दोनों का था। हाँ सर, बिल्कुल। वो पापा, क्योंकि सर वो खुद भी सर्विसेज में हैं, तो उनको टाइम नहीं था, लेकिन उनको ये पता था कि उन्होंने सारे एग्जाम्स मेरे आज तक दिलाए हैं, सारे एग्जाम्स में वो गए हैं मेरे साथ। तो इवन मेरे इंटरव्यू में भी सर वो गए थे मेरे साथ, पापा मम्मी दोनों थे। लेकिन वही है सर कि बहुत मैटर कर जाती हैं चीजें, क्योंकि ना आप कितना भी आपका मोरल डाउन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको जब दिख रहा है ना कि आपके पीछे इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपका मेहनत करना जायज हो जाता है, आपको करना ही होता है। हाँ, मैंने अपनी बुआ को देखा, मेरे चाचा जी थे, यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे कि अच्छे से करना, कोई नहीं, अगर पेपर खराब हो गया तो दूसरे पेपर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मम्मी का कॉल आता था, माय सिस्टर यूज्ड टू कॉल एट नाइट कि दीदी पेपर सही से हुआ, कोई नहीं, अब जो हो गया छोड़ दो, अब नेक्स्ट पेपर पे ध्यान देना है। मेरे फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड कि ठीक है अब जो भी हो गया। तो वही चीज़ है सर, ये बहुत मैटर करता है। आपका कहीं आप लूज पढ़ रहे हो ना, ये प्रिपरेशन बहुत टफ है, आपका हर दिन एक जैसा नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि जैसे कि आप वीक में 7 दिन में 7 दिन आपके प्रोडक्टिव हो, ऐसा नहीं होगा। 4-5 दिन भी अगर आप तमीज से पढ़ रहे हो, इट्स ओके। और सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आप उनको हटा नहीं पाओगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको उसको साथ में लेके करना है और चीजें हो जाती हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपका सफर जो है 4-4.5 साल लंबा चलता है। सर, हाँ, तो इतने लंबे सफर में कई बार ऐसा हो जाता है कि हौसला टूटने लगता है कि अब चीजें ना फिसल रही यहाँ से। उसमें भी जब कोविड का दौर आ गया, उसमें जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा, ऐसा लगता है कि अब चला गया। उस बीच में घर से कभी दबाव आया क्या, या अपने मन में लगा कि यार घर वाले कह रहे हो कि और अच्छा खासा सिविल इंजीनियर बन गई थी, वही कर लो, कब तक पढ़ोगे, शादी वगैरह देखो, कुछ ऐसा? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, लोगों को लगेगा कि हम ब्लफ कर रहे हैं, बट मेरे पेरेंट्स से एक भी बार नहीं कहा अभी तक ये चीज।
कभी भी नहीं कहा कि अब छोड़ दो या सीजीएल कर लो या ये कर लो, कभी नहीं। पता नहीं क्यों उदय, वो शायद उन्होंने मुझे ऐसा देखा था, उनको दिख रहा था कि मेहनत कर रही है तो हो जाएगा। तो ये शायद लोगों को मजाक लगी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत सीरियस बात है, क्योंकि अगर कोई इतने कन्विक्शन के साथ आपके पीछे लगा हुआ है ना, आप चाह के भी नहीं छोड़ पाओगे, आप नहीं छोड़ पाओगे। मेरे साथ ऐसा रहा है कि मुझे नींद आती थी सुबह में, तो मेरे पापा चाय बना के ले आते थे मेरे कमरे में। जब मैं दिल्ली में थी तब तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन कोविड पीरियड में जब भी रहा है, ऑब्वियसली उन ईयर्स में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, वो अलग चीज है, लेकिन वो एफर्ट आप देखते हैं हर दिन, वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत कई बार पेरेंट्स ही नहीं सपोर्ट करते हैं ना बच्चों को, उनको लगता है कि यार अब छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हो, ये वो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा डिटरमिन्ड है ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको होल्ड करके रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा मौका, बहुत उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। किसी को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, किसी को कुछ लड़कियों के साथ शादी की दिक्कत होती है, मेरे साथ कभी वो नहीं था। तो सिलेक्शन से पहले कभी शादी की बात नहीं, एक बार दो बार कभी किसी रिलेटिव ने बोल दिया होगा या फिर किसी नेबर ने कह दिया होगा। रिलेटिव तो पीछे पड़े ही रहते हैं। मेरे रिलेटिव्स तो नहीं सर, लेकिन जैसे आसपास के जो लोग नेबर्स होते हैं, तो वो पूछते ही हैं कि अरे आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई, शादी कब कर रहे हो आप। और क्योंकि सर मैं एक बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, तो उनको दिमाग में एक स्टीरियोटाइप है कि अगर एज हो जाएगी तो लड़का नहीं मिलेगा, समवट लाइक दैट। मेरे पापा कहते थे कि नहीं, अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मुझे डिस्टर्ब नहीं। वैसे आप एसडीएम मिल गए या बहुत लड़के मिल गए, लाइन लग जाएंगे आपके लिए, है ना। तो पहले तो शादी के लिए नहीं कहते थे, अब सिलेक्शन हो गया तो अब कह रहे हैं अभी भी नहीं करनी है। अभी आप फिर आईएएस बन के करना है। अभी पढ़ना है सर। आईएएस बन के किसी आईएएस से करना है। नहीं सर, वो भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अभी सर वो फेज ही नहीं है सर। आप पढ़ रहे हो तो वो माइंडसेट ही नहीं है अभी वो चीजों का। फोकस्ड हैं आप। फोकस्ड है, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे की तरह। अच्छे बच्चे की तरह। अच्छा, आपने जो ये पूरी प्रक्रिया की थी, इसमें क्या सेल्फ स्टडी किया, कोचिंग, गाइडेंस, कहाँ से क्या सब आपने किया? सर सेल्फ स्टडी रही है। अब सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि कहीं कोचिंग ना लेने का मतलब ये है कि जैसे चीजों को खुद से पढ़ा, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कहीं यूट्यूब से देख लिया, चाहे कहीं वीडियोस देख ली। अदरवाइज प्रॉपर मेरी कोचिंग नहीं रही है। जीएस की तो नहीं की है, ऑप्शनल की सर 2019 में एक बार की थी सोशियोलॉजी की, लेकिन अभी तो यूपीपीसीएस के उसका रेलेवेंस भी नहीं है क्योंकि हटा दिया है। अदरवाइज सर मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सर सेल्फ स्टडी रही है सर। तो फिर संस्कृति के साथ आपका जुड़ाव मॉक इंटरव्यू से रहा? हाँ सर, मॉक इंटरव्यू यहाँ पे फर्स्ट मॉक इंटरव्यू हम संस्कृति में ही दिए थे सर। अब आपके इंटरव्यू पे जरा बात करते हैं। आपकी दिक्कत आ रही थी प्रीलिम्स में, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, आखिरी पड़ाव इंटरव्यू होता है। अब यहाँ से कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि ये आधा घंटा अच्छा गया तो ये मुखर्जी नगर के दुष्चक्र से बाहर हुए, नहीं तो पुनः मुश्का भवा। तो उस पूरे दरमियान में वो मॉक इंटरव्यू संस्कृति का या संस्कृति के लोगों का वो कैसा सपोर्टिंग सिस्टम रहा आपका? सर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे मॉक इंटरव्यू का, मेरा इंटरव्यू शाम के 6:30 बजे था यहाँ पे संस्कृति में। हाँ, बहुत अच्छा। शाम को मेरा शेड्यूल था और हम सुबह से मतलब आए थे तो शाम को 4-5 बजे, बट आपका दिमाग में शुरू से रहता है सुबह से कि आप आज देना है, मौका आज देना है। एंड मेरा पहला मौका यही था क्योंकि जिस दिन आपने दिया था। हाँ, पहला जिस दिन दिया था। तो फिर वेट कर तो ऑलरेडी हम ट्रेन हो गए, तो हम बहुत नर्वस थे। वहाँ पे एक मैम भी थी, उन्होंने बोला भी कि मतलब आप ठंडे हो जाओ और सब ठीक से हो जाएगा। हम बोले कि मैम मेरा पहला मॉक है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। तो शी सेड कि नहीं, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और पैनल बहुत कोऑपरेटिव है, सच में वो बहुत कोऑपरेटिव थे। जो क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे वो बहुत अच्छे थे। 3 सर लोग थे वहाँ पे और तीनों लोग बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो मेरा मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छा रहा? हाँ सर, अच्छा रहा। तो वहाँ जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए आयोग में, तो आयोग के जो इंटरव्यू का लेवल होता है और यहाँ मॉक का इंटरव्यू का जो लेवल होता है, दोनों में क्या विषमताएं होती हैं, समताएं होती है? सर देखिए, जैसे हम जो मॉक इंटरव्यू हम प्रैक्टिस के लिए जो देते हैं ना, वो आपको कई तरीकों से तैयार करता है। कहीं पे आपके क्वेश्चंस थोड़े टफ पूछे जाएंगे, कहीं पे ऐसा होगा कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो मॉक इंटरव्यू का जो आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए देते हो, डेमो के लिए या फिर काइंड ऑफ, तो वो आपको काइंड ऑफ ट्रेन करने के लिए होता है एक्चुअल मॉक इंटरव्यू के लिए। जो एक्चुअल होता है मुझे नहीं लगता है सर वो ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट टाइप होता है। मेरा तो जो इंटरव्यू था वो कल्पराज सर बोर्ड में था, तो वो तो बहुत कोऑपरेटिव थे सर। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा भी गया था, मतलब 20 to 25 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला एंड दैट वाज गुड सर। तो मतलब इंटरव्यू से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न, कोई दिलचस्प वाक्य जो आप साझा करना चाहें? सर इंटरव्यू के आई थिंक लास्ट के जो 8-10 मिनट रहे थे वो थोड़े से मेरे लिए टिपिकल थे काफी, क्योंकि उस उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पे केस स्टडी पूछा था। अच्छा। तो सर वो उन्होंने पूछा था कि जैसे अगर एक लेडी है जो कि एक किसी के साथ लिव इन में है 3 साल तक और उन्होंने
उसके अगेंस्ट IPC 376 लगा दिया है, तो आपका क्या स्टैंड होगा। तो हम अलग अलग तरीके से उनको समझा रहे थे कि सर ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर लास्ट से पूछा कि नो यू हैव टू टेक स्टैंड, आप बताओ कि वो फीमेल अपॉर्चुनिस्ट है कि नहीं है। तो सर मैंने वहाँ पे यही बोला था कि सर बिना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इन्वेस्टिगेट एंड देन फिर हम कोई डिसीजन लेंगे सर। तो फिर उन्होंने बोला, तो उन्होंने फिर हंस दिए चारों लोग वहाँ पे। उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, फिर आप जाइए। तो मुझे लगता है वो जवाब जो है ना आपको SDM बना दिया। हो सकता है सर, क्योंकि वो बहुत मतलब क्रूशियल रहा है मेरे इंटरव्यू का। इनिशियल जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे थे, बट उस क्वेश्चन पे दे वर लाइक कि नहीं अब आपको यहाँ पे स्टैंड लेना है। उन्होंने क्लियर बोला कि आप बताओ कि आपका ओपिनियन क्या है, जस्ट टेल मी दिस। तो फिर वो लगता है शायद टर्निंग पॉइंट रहा होगा इंटरव्यू में। हाँ सर। जब इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलते हैं कैसा लगा, रिलैक्स महसूस हुए, क्या लगा कि अब कैसा गया ये सब? पहले तो बहुत दिल हल्का हो गया था कि सुबह से कुछ खा पी नहीं पाए थे, कुछ नहीं, बट निकल के आए तो मेरे अंदर रिलीव, मतलब आई वाज रिलीव्ड कि चलो ठीक है अब हो गया। और आई वाज हैप्पी कि जैसा इतना जो हवा बना के रखे होते हैं ना, हाइप भी बहुत क्रिएट किया होता है कि ऐसा पूछेंगे वैसा पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। पैनल बहुत कोऑपरेटिव था। और जब बाहर निकल के आए, ऑल आई वांटेड कि अब बस ये हो गया, अब आगे देखना है जो कर रहे हैं। अब जो मेरा टाइम था 20-25 मिनट, उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब इसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो देख लेंगे। तो इंटरव्यू जो था फैक्चुअल था या कॉन्सेप्चुअल था? सर मेरा इंटरव्यू फैक्चुअल नहीं था, बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं था। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो वो मेरे लिए काफी मजेदार था सर, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस में ना कई बार आप फॉल्टर कर जाते हो, नहीं याद होता है तो आप गलत चीज बता भी नहीं सकते। और कहीं ना कहीं अंदर से आपको लो भी लगने लगता है कि यार आंसर्स नहीं आ रहे हैं, आगे कैसे होगा। बट मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे ना, वो सिचुएशन बेस्ड थे या फिर ओपिनियन बेस्ड थे। तो वो इंटरैक्टिव टाइप का ही सेशन था मेरा उनके साथ। तो काफी अच्छा था मेरा। आपने जब PCS का एग्जाम दिया था तब, और अब जो आप PCS एग्जाम होने वाला है, देखिए इस बार आप सिलेक्शन हो गया आपका तो आप इस दूसरे से बाहर हो गए। नहीं तो अब पैटर्न बदल गया है, ठीक है। तो पैटर्न बदल गया, इसमें क्या हुआ कि ऑप्शनल को हटा दिया गया है और अब यूपी स्पेशल का 2 पेपर ला दिया गया। तो बाकी सब कुछ तो यही है, लेकिन जैसे कि यूपी स्पेशल के लिए हालांकि आप नए पैटर्न में नहीं दिए एग्जाम, लेकिन फिर भी आप चूंकि उस स्टेट से जुड़े हुए हैं, वहाँ का सबसे जो सर्वोच्च पद होता है राज्य स्तर का, वो आपने हासिल कर लिया है। तो आपको क्या लगता है कि जो नए कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कैसे वो यूपी स्पेशल वाले पेपर को अप्रोच करें? सर यूपी स्पेशल जैसे कि जो पहले आता था तो उसमें GS 1, 2, 3 में यूपी के क्वेश्चंस पूछते थे, 2-3 क्वेश्चंस पूछते थे। तो आप क्या है कि अगर आपने सरफेशियल स्टडी कर रखी है यूपी के बारे में, तो वो काइंड ऑफ आपको हेल्प कर देता था आंसर में। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक 200 मार्क्स का पेपर लिखना है जहाँ पे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि आप चीज़ों को कायदे से पढ़ें, क्योंकि ऑब्वियसली वो 400 मार्क्स का पेपर होगा यूपी स्पेशल का। तो आप उसको ऑब्वियसली हल्के में नहीं ले सकते। बट एट द सेम टाइम क्या किया जा सकता है कि आप जो अगर आपको बहुत प्रॉपर कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी मार्केट में आपको तुरंत मटेरियल नहीं मिलेगा मेंस के लिए, यूपी स्पेशल के लिए, और तो मिल जाएंगे आपको। तो उस केस में ये कर सकते हैं कि जो आपकी जो बेसिक नॉलेज है यूपी के बारे में, जो आप गैदर कर सकते हो सिलेबस वाइज, सिलेबस में मान लीजिए 10 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, तो उन 10 पॉइंट्स के बारे में जो आप फंडामेंटल नॉलेज गैदर कर सकते हो उत्तर प्रदेश को लेकर, कोई ऑथेंटिक सोर्स हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, कोई रेलेवेंट है नहीं रेलेवेंट है, तो आप कुछ भी तो कोट नहीं करेंगे आंसर में। तो वहां पे आप ये कर सकते हैं कि पहले बेसिक चीजें, या कोई मार्केट में कोई कायदे की पब्लिकेशन अगर है जो ऑथेंटिक हो, लोग रिलाय करते हो उसके ऊपर, तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है सर फर्स्ट इस साल थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बच्चे पहली बार लिखेंगे। बट सर ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो अब पहली बार है तो सबके लिए है। हाँ पहली बार है तो सबके लिए, सब वही फेस करेंगे, तो ये सही रहेगा। हाँ सर। देखिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, ये 100 मीटर का रेस तो है नहीं, मैराथन है अपने आप में। तो जैसा आपका भी 4-4.5 साल वक्त लग गया, ऐसे लगते हैं लोगों के। तो इसमें कई बार होता है कि प्लान बी होना चाहिए, कई सारे एस्पिरेंट के होते भी हैं। आपका प्लान बी क्या था, या बनाया था या नहीं बनाया था आपने? सर प्रिपरेशन जैसे मेरी 2018 से शुरू हुई थी, तो उस समय तो कभी भी नहीं था प्लान बी। और
अभी तक भी प्लान बी एज सच नहीं था। आप ये कह सकते हो कि जैसे मेरे इनिशियल जो फोकस था वो यूपीएससी पे था, अभी तक भी यूपीएससी पे ही रहा है। लेकिन जैसे मेरे जो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट से मैंने थोड़ा सा स्टेट पीसेस पे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था कि मतलब ठीक है यूपीएससी अच्छे से कर रहे हैं बट स्टेट पीसेस को भी कायदे से करेंगे, बिकॉज यूपी में ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी और यूपी पीसेस का एग्जामिनेशन अच्छे स्टैंडर्ड का होता है, टाइमली एग्जामिनेशन हो जाते हैं। लेकिन मेरा जो अरीना है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही था। ये अच्छा। नहीं है कि कहीं कैट कर लिया या वो उस टाइप का नहीं था। हाँ। जो एग्जामिनेशंस भी होंगे वो इसी प्रोफार्मा के होंगे, इसी सेक्शन के होंगे, इसी टाइप से एग्जाम दे। हाँ तो यही एक हवा जो है, मैं सबसे पूछता हूँ ये चीजें, आपसे भी पूछता हूँ मीडियम को लेकर के बहुत है। आप इंग्लिश मीडियम से हैं। हाँ, मेरा हिंदी मीडियम का लेकर के, तो दोनों ही लेवल पे एक जो चूंकि आप यूपीएससी और पीसीएस दोनों की तैयारी की हैं, यहाँ सिविल भी हो गई, तो यूपीएससी में भी काफी ज्यादा वहाँ चलता है कि हिंदी मीडियम के पास मटेरियल नहीं है या जो भी परेशानी चल रही है आप समझते हैं, और पीसीएस में भी कहीं ना कहीं। तो इसको लेकर के आपको लगता है कि आप वाकई मीडियम मायने रखता है या स्टूडेंट का कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन और वो उनकी अपनी जो कॉन्फिडेंस है वो उसका मामला है? सर मेरे हिसाब से मीडियम का उतना रेलेवेंस नहीं है। अगर आप इस बार का भी रिजल्ट देखोगे तो आपको देखेंगे बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से हिंदी मीडियम के बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो मीडियम का तो रेलेवेंस नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है ना कि आप जिस भी मीडियम में पेपर लिख रहे हो, चाहे आप मॉक दे रहे हो, आप ये नहीं कि उसमें प्रोफिशिएंसी तो आप कहीं पे भी बहुत ज्यादा हासिल नहीं कर पाओगे। बस आप ये है कि वो जो मतलब बेसिक चीजें होती हैं ना, जैसे लैंग्वेज पे थोड़ी बहुत कमांड, आपसे फंडामेंटल मिस्टेक्स ना, जैसे इंग्लिश है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए पेपर में। हिंदी है तो हिंदी अगर आप बहुत शुद्ध हिंदी तो आदमी नहीं लिख सकता, लेकिन जैसे आप उस चीज को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना हो, बस उस पे ध्यान दीजिए। इतना बहुत इंट्रिकेसीज में जाने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज के। वो कोई ग्रामर का पेपर नहीं होता है। आपको बस अपनी चीजों को एग्जामिनर तक पहुंचाना है। अगर आप किसी भी मीडियम में उसको सूटेबल तरीके से पहुंचा सकते हैं, वो आई थिंक सफाइस करेगा। अल्टीमेटली क्या है ना, आपका हार्डवर्क है, आपके पास कंटेंट है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली डिलीवर कर पा रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम, तो आप सेल कर जाओगे पेपर में। आंसर राइटिंग कितना किए थे? बहुत लोग कहते हैं कि मैंने इतना आंसर राइटिंग किया कि मेरे हाथ में छाले आ गए थे। आपके भी छाले आए थे क्या? नहीं सर, छाले क्या, मतलब मेरे जो ये फिंगर में थोड़ा सा कट गया था साइड में सर, लास्ट तक मतलब हो जाता है ना, आप रोज अब करते हो। और इनफैक्ट जो एग्जामिनेशन भी होता है वो 6-7 दिन लगातार चलता है, तो उसमें भी फिर हो गया था। तो मेरा कजिन तो यूज्ड टू अप्लाई वॉलिनी एवरी नाइट कि दीदी दर्द हो रहा है, तो एक्चुअली नहीं। हाँ तो मतलब वही है सर, वो हो जाएगा ना। आप 6 घंटे रोज लिख रहे हो पेपर, तो वो हो जाएगा। लेकिन वही तो है ना, वही तो टेस्ट है वहाँ पे। लेकिन यही है कि अगर आपने ना आंसर राइटिंग प्रायर अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो वो दिन आपके लिए एनी अदर डे की तरह नॉर्मल ही होगा उस दिन। वही एम्फसाइज भी किया है हमने हर जगह कि आप आंसर इतने अच्छे से प्रैक्टिस करिए ना, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ के चले जा रहे हैं, वो नहीं। आपने एक बार सिलेबस तमीज से पढ़ लिया, फिर अगर टेस्ट है, सिलेबस नहीं भी कंप्लीट हुआ है, जितना हुआ आप जाके टेस्ट दीजिए, लिखिए। आप जब लिखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा आप कितने पानी में हैं, कितने टाइम में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आंसर राइटिंग सर मेरी बहुत रही है, क्योंकि मैं प्रीलिम्स को लेकर अभी भी इस बार भी आई वाज नॉट श्योर कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग के तो 30-35 दिन इसी डिलेमा में निकाल दिए। पढ़ रहे हैं तो फोकस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। बट वंस व्हेन आई वाज श्योर कि ये हो गया, जिस दिन रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, तो पहली बार तो ये लगा कि अच्छा ये हो गया क्या प्रीलिम्स, क्योंकि 4 साल बाद तो प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। सही बात हाँ, तो ये हो गया। तो फिर देन आई मेड अप माय माइंड कि अब जो रिमेनिंग डेज है ना, उसमें आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। कुछ भी हो जाए ना, अभी ये एक बार प्रीलिम्स हुआ है तो अब ये लास्ट तक जाना चाहिए। तो फिर वही चीज है कि जो लास्ट की रिमेनिंग, क्योंकि आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 27 ऑफ जुलाई को रिजल्ट आया प्रीलिम्स का, और उसके बाद से 26 सितंबर को पेपर था। तो रफली 55-60 डेज थे। तो मेरे मतलब सर उसमें बहुत आंसर राइटिंग की है, मतलब अच्छे से किया है सर, और आई थिंक वही हेल्प भी किया मुझे फाइनल एग्जाम में। प्रीलिम्स का बहुत कितना था आपके मन में? मैं समझ सकता हूँ। डेट याद है आपको कि रिजल्ट कब आया? हाँ, आपको डेट याद है सर, क्योंकि सर जब रिजल्ट आ गया ना, तो मैंने डेट्स काउंट किया कि कितना बचा है टाइम। तो यार अब बहुत कम दिन है, 55-60। और आप ऑब्वियसली अगर 55 डेज उतनी प्रोडक्टिविटी, हर दिन प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना आपकी एक जैसी होती है। तो ये था कि मतलब अब जो टाइम बचा है, क्योंकि सर मेरा प्रीलिम्स बार बार फंस रहा था, 3 बार से ही नहीं हो रहा था वो। तो इस बार भी बॉर्डर पे था, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि डिसेंट था, लेकिन तब भी डाउट होता है, क्योंकि आयोग में कई बार क्वेश्चन जो होते हैं कैंसिल कर दिए जाते हैं, या फिर उसको मतलब उस पे मतलब तमाम तरह की चीजें होती हैं। 4-5 क्वेश्चंस एलिमिनेट हो गए तो आप ऑब्वियसली पीछे चले जाओगे। तो वो सब चीजें थी, लेकिन जब
उस बार भी जब प्रीलिम्स का भी जो सर रोल नंबर आया था तो मैं आई सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट रिजल्ट टू माय सिस्टर एंड उसको 4 बार मैसेज किया कि क्रॉस कंफर्म करो कि ये मेरा ही रोल नंबर है ना, उसको एडमिट कार्ड भेजा, ये बोला कि नहीं, तो वो शी से कह रहे हो गया यार, अब आगे पढ़ो। अच्छा शी सेड कि तो फिर अच्छा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले लोगों में बहुत सारे लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं। जॉब के साथ करते हैं, तो चूंकि है भी काफी एज हो जाता है, समय लग जाता है, तो जरूरी भी हो जाता है, सभी लोगों की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है। तो अगर जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि टाइम टेबल कैसे मैनेज करें, किस तरह से अपने प्रिपरेशन को एक दिशा और दशा दें? सर जैसे मेरी तो जॉब के साथ तैयारी नहीं रही है, फुल टाइम ही पढ़ाई की, लेकिन ऑब्वियसली आजकल आप देखोगे ना रिजल्ट तो बहुत सारे बच्चे जॉब्स के साथ भी क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर रहे हैं। उसमें बस यही है ना कि जो भी आपके पास आपको जो सीमित समय मिल रहा है ना, चाहे 3 घंटे 4 घंटे, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और उस प्रायोरिटाइजेशन पे भी आपको देखना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपने पहले थोड़ी तैयारी कर रखी है लेकिन जॉब के साथ अब आप कर रहे हो, तो वहाँ पे देखिए कि आपका वीक सेक्शन क्या है, उस पर थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। जैसे न्यूज़पेपर हो गया तो वो तो डेली का पार्ट होता है, तो कहीं अगर आप फ्री टाइम में हैं तो खाली टाइम में उसको ऑफिस के बीच में पढ़ लिया, कहीं फोन्स में फोन चला के, या कहीं पे भी आपको छोटा बड़ा टाइम निकाल के थोड़ा गैदरिंग्स अवॉइड करिए, मत जाइए पार्टीज में, आपका ये बहुत प्राइम टाइम है जो आप दे रहे हैं। और सर जॉब के साथ भी क्या होता है ना कि कई बार आप कोलीग्स के साथ भी वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सपोर्टिव स्टाफ है वहाँ पे तो आप कुछ चीज़ें उनसे सीख लीजिए। जैसे मेरा अगर जॉब करते तो हम तो एक टाइम एक वही कुछ चीज़ें अगर कागज में लेके पकड़ा देते कि यार अब पूछो ये चीज़ कि ये वायलेट सेंचुरी कहाँ है, वो कहाँ है, तो इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, हो जाता है सर। बस वैसे अब आपके लिए काम आने वाला है क्योंकि अब आप जॉब में चले गए हैं और वहाँ यूपीएससी आपको देना है। तो ये क्वेश्चन मेरा आप ही के लिए था। नहीं सर, होता है, तो आपके लिए यूजफुल होगा ये। अच्छा होता क्या है कि जैसे आप भी कर रही हैं यूपीएससी और पीसीएस दोनों की तैयारी आप एक साथ कर रही हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह से इसको हैंडल करे कैंडिडेट? सर जैसे आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस का सिलेबस देखोगे ना तो सिलेबस में नहीं अंतर मिलेगा आपको, सिलेबस लगभग दोनों का सेम है, चाहे आप प्रीलिम्स देखो चाहे आप मेंस देखो, लेकिन फ्लेवर दोनों एग्जाम्स के एकदम डिफरेंट है बिल्कुल। जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, इवन क्वेश्चंस का जो वेटेज भी है ना वो भी अलग अलग है। जैसे आप यूपीएससी में देखोगे तो इकोनॉमी लोडेड होता है, पूरा 15-20 क्वेश्चंस पीसेस प्रीलिम्स में यूपीएससी के पूछ लेते हैं। यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं रखता है, यहाँ पे साइंस पूछ लिया जाता है या पॉलिटी ऐसे करके। तो जैसे क्या है ना कि अगर आपको दोनों को साथ में लेके चलना है तो आप जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, जो फंडामेंटल है वो तो किसी एग्जाम के लिए चेंज नहीं होगा, चाहे वो यूपीएससी है चाहे यूपी पीसीएस है। जैसे पॉलिटी के लिए जो आप जो चीजें पढ़ रहे हैं उसको आप तमीज से पढ़िए। अभी ये मत दिमाग में बैठा कि यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, यूपी पीसीएस के लिए कर रहे हैं, सब्जेक्ट पे कमांड करिए। फिर जब एग्जाम अप्रोच करता है ना तब थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाइए कि जैसे अगर पीसीएस का एग्जाम आ रहा है और पहले तो 2-2.5 महीने पहले क्या कर लिया, जैसे कि एक घटना चक्र की बुक आती है क्वेश्चंस के लिए, या फिर अगर कोई कोचिंग का ही जैसे आप भी की कोचिंग का मटेरियल अगर कोई है, अगर आप उसमें आपको एमसीक्यूज वगैरह उस सेक्शन से दिए गए हैं तो आप थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिए। अलाइन करना है बाद में करना है, जो इनिशियल जो सब्जेक्ट्स है उसको तो आपको ढंग से करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम। बाद में एग्जाम के 3-4 महीने पहले थोड़ा सा आपको स्पेशलाइज हो जाना पड़ेगा कि मतलब पर्टिकुलर उस एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे जा सकते हैं। वही सर। आप अपने तैयारी के अंतिम चरण में संस्कृत आईएएस से जुड़ती हैं, तो आपकी सफलता में संस्कृत आईएएस का आप कितना बड़ा योगदान देखते हैं? सर मेरा तो पहला मॉक इंटरव्यू था यहाँ पे, तो जैसे मेरा हम ये कहना चाहेंगे सर कि मेरा थोड़ा डर खत्म किया। पहला मॉक इंटरव्यू था ना, तो जब मेरा मॉक हो गया, मेरा मॉक शायद 15 मिनट का ही था सर, क्योंकि शाम को दिया था तो उतना लंबा था भी नहीं। बट मॉक खत्म होने के बाद जो टीचर्स का रिस्पांस था वहाँ पे पैनल का, वो बहुत पॉजिटिव था। दे सेड कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो और आप जो आंसर्स दे रहे हैं वो भी लॉजिकल हैं और आपका फ्रीक्वेंसी स्पीकिंग स्किल सब सही है। व्हाई यू आर सो नर्वस? हमने पूछा भी था कि सर कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वो बोले कि नो, व्हाई यू आर सो नर्वस, सब कुछ अच्छा आप कर ले जाओगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार ही इंटरव्यू देना था और पहला मॉक इंटरव्यू संस्कृति में था मेरा। तो ये चीज थी कि हाँ मतलब ठीक है, उन्होंने जब बोला ना कि आप कर ले जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बस आप 1-2 जगह और मॉक प्रैक्टिस कर लेना तो रिफाइन हो जाएगा थोड़ा। तो वो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल रहा है। ये अच्छा हुआ आपने कहा, डर यहाँ से संस्कृत आईएएस से दूर हुआ। कहते हैं जिसने डर पे विजय प्राप्त कर ली उसने जग पे विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो आखिरी में हमारे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, संजोग ऐसा है कि यूपी पीसीएस भी होने वाला है और यूपीएससी भी होने वाला है, तो आप जो आने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहती हैं तो जरूर दें।
अच्छा सर, यूपीएससी के यूपीपीसीएस का जैसे 14 मई को पेपर है, तो अभी तो लास्ट एकदम टाइम चल रहा है, 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। तो उस पे बस वही है कि आप कवर टू कवर तो आप नहीं रीड कर सकते चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको रिवाइज करिए, साथ में करंट अफेयर्स को लेके चलिए। करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप फॉलो कर रहे हो, स्टेट पीसेस के लिए कोई भी सोर्स हो, वो कोचिंग का सोर्स होता है, कोई बुक हो सकती है, तो मतलब टाइम डिवाइड कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा रोज उसको फॉलो करते रहिए। आप भले आप मॉक शायद हर दिन ना दे पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉक आप 3-4 दिन पे भी दोगे चल जाएगा, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर बहुत आपका एक साइकी डेवलप करता है एग्जाम के पहले कि अच्छा ऐसे पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, वो चीज। और बाकी जैसे कि आई थिंक यूपीएससी के जस्ट 15 दिन, यूपीपीसीएस के 15 दिन बाद यूपीएससी है। थोड़ा सा टैक्सिंग हो जाता है सर बच्चों, हम लोग क्योंकि मेरा खुद का भी रहा है, क्योंकि आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है एग्जाम के लिए। तो ये लास्ट टाइम पे सर बस रिविजन पे फोकस करना है, और एंग्जाइटी भी बहुत होगी इस टाइम पे, नर्वसनेस बहुत होती है, टेंशन होता है बहुत ज्यादा, तो वो नेचुरल है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आप नॉर्मल हो, आप ये समझ लो। ये क्या क्या अगर ये चीज मेरे साथ हो रही है मतलब हम सीरियस कैंडिडेट है, आई एम नॉर्मल। बस उसको ओवर पावर नहीं होने देना है, क्योंकि आप जब वो चीज हावी होने लगेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, बस वो नहीं। अगर बुरा कुछ ऐसा लग रहा है तो पापा मम्मी से जाके बात कर लीजिए, कोई आपका फ्रेंड आपका बहुत क्लोज है उससे बात कर लो, आप अपने भाई बहन जो भी आपका कॉन्फिडेंट है उस समय उससे आप बात करिए। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे से बात करिए कि वो 2 दिन अब फिर परेशानी बैठे हैं, वो चीज नहीं करनी है। हाँ, कम लोगों से बात करना है जो आपको अपलिफ्ट कर सके ना इस समय, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के समय में कई बार कुछ भी किसी ने कह दिया ना अगर नेगेटिव, तो आपके दिमाग में 4 दिन घूमेगा, तो वो नहीं करना है। तो अपना सर्कल एकदम क्लोज रखिए और उन्हीं लोगों से बात करिए ना जो आपको या तो सपोर्ट करें या तो आपको एट काम रखें। कई बार अगर नहीं भी पढ़ाई हो रही है ना, बुक बंद करके आप टहलिए, कुछ मत करिए, शांत रखिए दिमाग। आपका कामनेस और कंपोजर लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा खुद भी ये फेज रहा है, तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड ये होता है। एंड वही कह रहे हैं कि इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल इफ इट्स हैपनिंग टू यू, ये सबके साथ होगा, बट आपको इसको ओवर पावर नहीं होने देना है एंड अच्छे से पेपर देना है। हो जाती हैं चीजें, मेरे साथ खुद हुई हैं। एक पॉइंट पे लगता था कि यार प्रीलिम्स ही नहीं होगा, हाउ एम आई गोइंग टू सेल थ्रू, तीनों स्टेजेस कैसे करेंगे। अभी तो प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, फिर मेंस के लिए करना, फिर इंटरव्यू, बट हो गया ना, तो आपका भी हो जाएगा। बट बस जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, कीप बिलीव। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कोई चाहे कुछ भी कह रहा हो, प्लीज डोंट पे हीट टू देम। वो आपकी जगह नहीं है, वो आपकी सिचुएशन में नहीं है, वो ये नहीं महसूस कर पा रहे कि आप क्या गो थ्रू कर रहे हो। हमें बहुत जगह बॉडी शेम कर दिया गया था कि ओह शी हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, बहुत लोगों ने कहा था ऐसा। तो ठीक है, उनका वो पर्सपेक्टिव है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है ना। आपके पास जो विजन है आप उस पर बस ध्यान दो, बाकी चीजें हो जाती हैं, बाकी चीजें बहुत ब्यूटीफुली टर्न आउट होंगी। बस आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। वो लास्ट टाइम तो मेरी मम्मी यूज टू से दैट कि नहीं धैर्य नहीं खोना, तुम्हारे अंदर पेशेंस बहुत कम है, बट धैर्य नहीं खोना है बेटा, यू विल सेल थ्रू, शी यूज टू से दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। और सर अंत में ना चीज अच्छी हो जाती है, बस आपको वो बिलीफ नहीं छोड़ना है अपने ऊपर से, और प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए, और कुछ नहीं हो रहा है ना, किताब बंद करके सो जाइए थोड़ी देर, दिमाग ठंडा रहेगा, चीजें हो जाएंगी। ये सब एक पार्ट है यार, ये एट द एंड ये एग्जाम है, आपकी लाइफ नहीं है ये, ठीक है ना। आपका हुआ एट द एंड, अगर नहीं भी हुआ ना, आप बहुत अच्छा करोगे कहीं ना कहीं। अब जिसका निकल गया वो भी अच्छा करेंगे, नहीं हुआ तो भी कुछ ना कुछ बेटर ही होगा आगे, आप इससे पीछे नहीं जाओगे कभी, आगे ही जाओगे। तो ये चीज याद रखनी है बात, और हो जाता है, मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा। क्या बात है, काश ऐसा सबका हो जाए, हम तो ऐसी शुभकामनाएं देंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक फिलोसोफर ने कहा कि अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, और यदि सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो वो अंत नहीं है, अंत नहीं है, एग्जैक्टली। अंत भला तो सब भला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाले हमारे जो दर्शक हैं, जो एस्पिरेंट हैं, उनसे अपनी बातें साझा करने के लिए। मैं एक बार फिर से पूरी संस्कृति IAS परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने भविष्य में और भी तरक्की करें, आगे बढ़े, हम ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं। थैंक यू सर। दोस्तों, आप इस इंटरव्यू को देख करके जरूर लाभान्वित होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह इंटरव्यू जितना भी मंजुल जी बताई हैं, अपना अनुभव इन्होंने आपके साथ साझा किया है, आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। देखते रहिए संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। हम अपने नए मेहमान के साथ जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।